ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कुछ और हो नहीं सकता। दर्शकों, बजट से आपको क्या मिला है? क्या आपको उम्मीद थी? क्या यह आपके उम्मीद का बजट है? बीजेपी तो बोलेगी बिल्कुल है, विपक्ष बोलेगा बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें बात साफ है? राजनेता अपनी राजनीति करेंगे। अनुराग भदौरिया, पता नहीं उनकी जेब से टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलगम क्या निकलेगा आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बजट से पहले टमाटर 80 रुपए प्रति किलो था, बजट के बाद 120 रुपए है। अदरक वाली चाय सुबह सुबह मेरे माता पिता जरूर पीते हैं, 240 रुपए किलो, बजट के बाद 200 रुपए किलो। भिंडी 50 से 60 रुपए थी, 50 से 60 ही है। तोरी, आई डोंट लाइक तोरी बट स्टिल 40 से 50 रुपए किलो पहले और 40 से 50 रुपए किलो बाद। पौष्टिक होती है, खाइए जरूर। बीन्स 70-80 रुपए किलो, बजट के बाद 80 रुपए किलो। प्याज 50-50 था। आलू 35 से 45, अब 30 से 35 रुपए प्रति किलो। बैगन 50 रुपए प्रति किलो, बजट से पहले तो 50 रुपए, बजट के बाद लौकी, अगेन समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक बट बहुत पौष्टिक होती है, खानी चाहिए, 60 रुपए प्रति किलो, और बजट के बाद 40 रुपए प्रति। इसमें ऑन अ सीरियस नोट, मोटा मोटा आप 500 रुपए लेके जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। 1000, 500 के 2 नोट लेके जाएंगे तो जितनी सब्जी पहले आती थी, हो सकता है उसमें धनिया मिर्ची ज्यादा डाल दे, ज्यादा फर्क नहीं है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन। मैं आपको बड़े बड़े शब्द बता के, बजट की पेचीदगियों में जाके राजनेताओं की तरह नहीं बोलूंगा। देखो, 15 साल बाद, 25 साल बाद भारत सुपर पावर बन जाएगा इस बजट के दम पे। मैं ये नहीं बोलूंगा जो बीजेपी को, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा जो विपक्ष बोल रहा है कि देखो हाय 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 कर दी, तौबा कर दी। मैं नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं। मैं महंगाई के असली नंबर्स, क्या चीज कितनी महंगी है, आपके सामने रख रहा हूं। निर्णय आप लीजिए। टैक्स मोटा मोटा उतना ही है, बड़ा नहीं है, आप जानते हैं। बजट में चना दाल 100 रुपए किलो हो गई, अरहर की दाल 180 रुपए किलो, उड़द की दाल 130, मूंग 120, मसूर 90, चावल 55 से 100 रुपए किलो है, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। आटा 32 से 40 रुपए प्रति किलो है। इसमें से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ज्यादातर दालों का नाम मेरे टीम ने मुझे लिख के दिया, मुझे नहीं पता कौन सी दाल, मैं फ्रैंक बता रहा हूं, क्योंकि अभी अनुराग भदौरिया का पता नहीं, आज स्टूडियो में है, पूछ लेंगे बताओ भाई अरहर की दाल कैसी लगती है, मुझे नहीं पता, मैं फ्रैंकली बता। लेकिन दर्शकों, जो बात है वो ये है कि बजट से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। महंगाई जितनी थी उतनी, और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या वादा कर सकती है कि भाई हमें दे दो, हम पेट्रोल दोबारा 50 कर देंगे, हमारी सरकार ला दो, हम आटा फिर 32 से 40 रुपए जो प्रति किलो है उसको फिर 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए कर देंगे, 20 भी नहीं कर सकता कोई। एंड दैट्स द रियलिटी। ये एक ऐसी असलियत है जो आप लोग यानी देश की जनता जितनी जल्दी समझ ले वो अच्छा है। ये राजनेता चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये सुनहरे सपने जरूर दिखाते हैं, आप रियलिटी देखिए, आप असलियत देखिए। इसलिए मैं कोई वादे की बात नहीं कर रहा कि 5 साल में कितने करोड़ नौकरियां। पिछली बार जो वादा हुआ था, क्या विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोलता है कि निर्मला जी आपने पिछले बजट में इतना वादा दिया था, इतनी नौकरियों का वादा दिया था, कहां है वो हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां? इस बार दोबारा वादा हो गया। सवाल क्यों नहीं पूछते विपक्ष के प्रवक्ता सत्ता में बैठे हुए नेताओं से? उनको चिंता है कि आरएसएस में सरकारी अफसर कैसे चले गए, यह बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको आपकी दिक्कत दिखती नहीं। वहां सत्ता में बैठे कह रहे हैं कि देखो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं, हमने 0 से 3 लाख वाली इनकम 0 पे रखी है, टैक्स 3 से 7 लाख वाले 5% पे रखा है, 7 से 10 लाख वालों को 10% पे, 10 से 12 लाख वाले 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख वालों से ऊपर स्टैंडर्ड है 30%। कोई चेंज है नहीं। हम जितना सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना सरकार झेल सकती है झेल रही है आपके लिए, ये उनका दावा है। वो कह रही है इसीलिए आटा अभी भी 40 के नीचे है और टमाटर 80 से 120 हो गया। ये रियलिटी मार्केट रेट है आज का।
लेकिन आलू 45 से 35 हो गया है, लौकी 60 से 40 हो गई, प्याज 50 से 50 ही रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया का फेवरेट टमाटर 80 से 120 हो गया। तो पता नहीं आज अनुराग भदौरिया की जेब में टमाटर है कि प्याज। लेकिन दर्शकों, आपको इस बजट से क्या मिला क्या नहीं, स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बजट पेश हो गया है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष नुक्स निकाल रहा है। आंध्र बिहार को तरजीह देने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बजट में किसे तरजीह दी गई उससे आम आदमी को क्या मतलब? उसे मतलब है तो 2 जून की रोटी के सस्ते होने से, आम आदमी को मतलब है तो जरूरी सामान सस्ता होने से। पहला बजट आया है सरकार का, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। ये बजट भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें किसानों के साथ साथ महिलाओं का, बालिकाओं का और सेना के जवानों का, मतलब देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। देखिए, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम चला रहा है, 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए और फिर सरकारी नौकरी की तरफ बढ़िए। सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। उधर विपक्ष का टेप रिकॉर्डर आंध्र बिहार पर अटक गया है। स्वाभाविक है कि विपक्ष को बजट से लेना देना नहीं है, उसे तो मतलब है सियासत करने से। वैसे भी बजट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विपक्ष हमेशा बेकार ही बताता आया है, और ऊपर से आरोप कॉपी पेस्ट का। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है, और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है। वैसे पीएम ने कहा कि बजट से हर वर्ग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को नया अवसर मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि अगर आंध्र बिहार को अधिक आवंटन हो गया तो उससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष का हंगामा बहाना है, मकसद सियासत चमकाना है। पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, संजय मिश्रा जी, ओमकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, राम कृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं, उनके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आज आप क्या निकालने वाले हैं अपने कुर्ते से? टमाटर? देखिए, आपने टमाटर बहुत महंगा हो गया, टमाटर 80 से 120 आप यकीन मत मानिए, इतना महंगा हो गया कि मैं ले ही नहीं पाया। क्या बात कर? हाँ, मैं अनुराग भदौरिया टमाटर नहीं ले पाया। टमाटर तो ले ही नहीं पाया, 120 पे चला गया, मैं 80 रुपए सोच के गया था। तो आलू ले लेते। आलू भी 50। आलू तो सस्ता हो गया। नहीं, कहाँ 45 से 35 हो गया। अरे 45 आपको लग रहा है अभी भी? भाई लग नहीं रहा है, बता रहे हैं आपको। सुना आपने, लेकिन बाजार में जाइए तो सुना नहीं है भाई। वही ऐश्वर्या कपूर टमाटर 80 का 120 बोल रहा है तो मान रहे हो? नहीं। वही ऐश्वर्या कपूर प्याज का 50-50 बोल रहा है, मान रहे हो? आप आलू 45 से 35 हो गया, वो आप नहीं मान रहे हो? की दाल क्या बता रहे हैं भाई? जो है वो है, अरहर की दाल 180 रुपए किलो, 180 200 रुपए किलो। अब वो अब सवाल ये, अब आप जाके किसी बड़ी दुकान में, वो बात बड़ी छोटी की है ही नहीं। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो बजट लेके आई है, क्या है? आप बताइए इस बजट में क्या। मैं पूछना चाहता हूं, पहले कम से कम 70 विजय जी को बुलाइए, बुजुर्ग होते थे, उनके लिए फ्री चिकित्सा होती थी। आज उनके लिए कहां उनका नामो निशान नहीं लिया गया? कहां है नाम? जो हमारे सीनियर सिटीजन 70 से ऊपर है, उनकी फ्री मेडिकल व्यवस्था थी, वो गायब हो गई। स्मार्ट सिटी भी गायब हो गई अचानक। रेलवे का भी वो सिस्टम मुझे दिखाई नहीं पड़ा, वो भी गायब हो गया। ये सब कहाँ चले गए? रोजगार के नाम पे फिर वही एक छलावा। पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी 2014 में प्रत्येक साल, जो आज तक नहीं मिला। अब 1 करोड़ लेके आए हो, क्या इंटर्न बनाएंगे? 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाएंगे। अब 1 करोड़ लोगों को इंटर्न बनाओगे? अरे भैया, इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हैं सालों साल से, लोग मैनेजमेंट करके बैठे सालों साल से, उनको नौकरी दे दो। अभी भी आप उनको इंटर्न बनाना चाहते हो? अरे कितने साल तक इंटर्न? अभी तक तो कांग्रेस आपके जो बिल्कुल आजकल BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर आपके कह रहे थे कि ये तो हमारा फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला चुरा लिया। तो आप कह रहे हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला, जो सपोजिटली कांग्रेस के दावा है कि बीजेपी ने चुराया है, वो गलत है? एक आप इससे दूसरी तरह समझ लो, आपको हम दाल दे दें खाली,
नहीं, आप अपने ही तरीके से समझाओ, लेकिन मेरा सवाल का जवाब खाली दाल देते हैं और आपको रोटी भी नहीं दें और चावल भी नहीं दें तो खाएंगे किससे आप? वो तो हमने जब बोला था ये फार्मूला तब ये था कि आदमी के पास रोजगार होगा और जो लोग पढ़ रहे होंगे, एमबीए कर रहे होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो उनको हम इंटर्न देंगे। अब यहाँ तो एमबीए और इंजीनियरिंग करके बैठे हुए 2-2, 3-3, 4 रामकृपाल जी सुन रहे हैं ना? वो तो उनकी तो उम्र खत्म होने को आ गई है, उनका क्या करेंगे जरा बताइए तो। उनके बारे में कब आपने सोचा? जो 2014 से इंतजार कर रहे हैं रोजगार के लिए, आज 10 साल ऊपर हो गए, अगर वो 25 साल के थे 35 साल के हो गए, अब उनके रोजगार के बारे में आप क्या बात करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए, आप अच्छी बात है आप बिहार को दीजिए, वो हमारे अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, आप आंध्रा को भी दीजिए, वो हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, लेकिन 10 साल तक आपको क्यों नहीं याद आया? 10 साल तक तो हमारे अपने थे वो। 10 साल तक उनकी सरकार बनी है, उनके पुल बनाने के लिए दे रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे सुनिए, पुल बनाने को दे रहे हैं, लेकिन वो गारंटी लेंगे कि पुल नहीं गिरेगा? आप कह रहे हो ये पुल बनेंगे, उन्होंने 4 पुल बनाने की बात की और लगातार वहां रोज पुल गिर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ये जो बजट लेके आई है, ये एक तो छात्र विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये किसान विरोधी। अच्छा बताइए, किसान क्या आप एक सेकंड, नहीं, आपने बोल लिया, आप मेरी बात सुनिए। किसान अगर अनाज पैदा भी कर लेगा, अपराजिता जी आएंगे भी बताएंगे, किसान पैदा भी कर लेगा तो उसकी वो बेचेगा कहां पे? उसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए आपने क्या किया? कुछ तो नहीं किया आपने। अब आप मेरी एक बात सुनिए, आपने उसने अब आप मेरी एक बात सुनिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने कहा बिहार और आंध्र प्रदेश, आपको क्या लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मदद से, चंद्रबाबू नायडू जी की मदद से सरकार बनी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज मिलेगा स्पेशल? एक सेकंड, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे थे कि कर्नाटक के लिए स्पेशल पैकेज मिलेगा? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे थे, बताइए ना मेरे को। मैं तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी राजनेता, इधर वाले हो या उधर वाले हो, हम में सब बराबर हैं। भाई देखिए ना, अभी तक तो नहीं सुनिए ना, मैं एक सेकंड बोल रहा हूं, रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं और फिर मैं सतीश जी के पास एक सेकंड का है, बोलिए। तो पूरी उम्मीद लगाए, आप राजनेताओं से किसी को कोई और उम्मीद नहीं है? नहीं, आपकी सरकार आई है अगर उत्तर प्रदेश में कभी, तो यूपी पुलिस के किसी आदमी से पूछ लो, आप देखो 100 सारे के सारे थानेदार यादव होंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी को कोई और उम्मीद नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबको सबके बारे में पता है, विकास किया, जनता नोज एवरीथिंग, समाजवादियों का विकास है। जनता knows everything। आज आपका स्टूडियो भी कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा भी समाजवादियों के नोएडा है, ग्रेटर नोएडा नहीं, डोंट मिस कोट। नोएडा तो नोएडा, डोंट मिस कोट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आप तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पे खड़े, तो ग्रेटर नोएडा ही समझो आप इसको। अच्छा, एक ग्रेटर नोएडा में बोलिए। आपके ये भी समाजवादी के समय है जो आप इतना भव्य बना पाए। अगर हमने नहीं डेवलप किया होता तो शायद आज इतना भव्य आपका स्टूडियो नहीं बन पाता। इसके लिए आपको आप इसका क्रेडिट ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया। समाजवादी का, लेकिन अभी भी जवाब समाजवादी नहीं, अब आपने बोल लिया, नाउ डोंट, ये बना है इसलिए आपको बधाई। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, आप बात समझिए, श्रेय तो बहन जी भी लेते हैं कि देखो भाई हमने बसाया। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहते हुए कभी आए नहीं, स्वर्गीय नेताजी भी कभी आए नहीं। आपने तो नोएडा को मनूस बोल दिया था, बट अभी नोएडा पे डिबेट नहीं है। सतीश जी, रामकृपाल जी, बाबा तो कितनी बार आ गए, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं कह रहा हूं रामकृपाल जी, विपक्ष अगर बिहार या आंध्र प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस या मदद जो दी है निर्मला सीतारमण जी के बजट में, उसको इशू बना रहा है, तो मैं कह रहा हूं अब जनता भी समझदार है, जनता भी समझती है कि जो मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, भाई क्लैरिटी है जनता को भी। और अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है कि क्यों उनको क्यों दिया, तो मैंने जैसे इनसे पूछा, मुझे बता दे संजय जी या विपक्ष का कोई भी नेता या फिर ओमकारेश्वर जी, क्या कर्नाटका को देती बीजेपी की सरकार? कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट, ये बोलने में अच्छा लगता है सर, चाहे इधर के नेता बोले या फिर उधर के नेता, कि मेरे लिए तो पांचों उंगलियां बराबर हैं, मेरे लिए तो कांग्रेस प्रशासित राज्य और भाजपा प्रशासित राज्य सब बराबर है। रियलिटी में क्या है ये सबको पता है। रामकृपाल जी, हाउ डू यू सी दिस बजट? आप इस बजट को कैसे देखते हैं आम जनता के लिए? जी सतीश जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने बहुत पहले भी, जब ये फरवरी में वोट ऑन अकाउंट आया था, जिसको मिनी बजट कहते थे, और लोगों को उम्मीद थी कि ये इलेक्शन के पहले का है तो इसमें फ्रीबीज होंगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फिजिकल डिसिप्लिन दिखाई थी, उसी का एक कंटिन्यूएशन है। और मैंने तब भी ये कहा था कि आने वाले समय में भी ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको लगेगा कि ये वोट पाने के लिए ऐसा कोई बजट आ रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। और आज आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया में फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से कोरोना के बाद उसको 4.9 पे ले आना,
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और अगले बार उसको 4.5 की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर वो हम आते रहे तो आप ये तय जान लीजिए कि पूरी दुनिया में भारत का जो सकल घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट होगी, मैं समझता हूँ कि वो शायद बहुत कम देशों के मुकाबले भारत खड़ा हो सकता है। तो देखिए, ये जो आज का बजट है, इसमें कहीं भी किसी तरह का जो फ्रीबीज या वो पॉपुलिस्ट नहीं है। रही बात जो बिहार और आंध्रा को लेके बात की जा रही है, मैं तो कहता हूँ कल तक तो ये था कि ये सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी नाराज होंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। और कल तक लालू जी भी बड़े नाराज थे कि बिहार के बारे में कुछ किया नहीं जा रहा। सर वो तो अगस्त में सरकार गिरा रहे थे। आज बिहार के बारे में इतना सब कुछ कर दिया गया, तो ये तो लालू जी, तेजस्वी जी सबकी मांग थी कि बिहार को स्पेशल कुछ ऐसा मिलना चाहिए, और ये किया गया है। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो लोग बिहार और यूपी देश को बांट के देखते हैं, सड़क, हाईवे, राजमार्ग और पुल ग्राफिक्स किसी एक राज्य के लिए नहीं होते हैं। यहाँ से दिल्ली से देहरादून जो बन रहा है, वो कोई देहरादून के लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा उसका फायदा सोचिए किसको होगा, हरियाणा को, दिल्ली को। ऐसे ही बिहार, जिस तरह से बिहार की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ से गुजरने वाला कोई भी मार्ग बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, सब जगह के लिए, वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए एक वरदान साबित होगा। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के जो विकास जस्ट फॉर परसेप्शन से सरकार एक दो तो इधर उधर भी दे सकती थी ना। विपक्ष का बोलना बंद हो जाता, अनुराग भदौरिया जी नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं हुई, बट जस्ट फॉर परसेप्शन से मैं केवल ऐश्वर्य जी एक वाक्य कहूंगा सर। आज की राजनीति में दो खेमे हैं। एक खेमा जिसकी तरफ से आदरणीय हमारे मित्र भदौरिया जी बोल रहे थे, वो कि किसी तरह से कुर्सी पाओ। दूसरा खेमा है किसी तरह कुर्सी बचाओ। तो भैया, वो अपने सहयोगियों को नहीं मदद करेंगे तो क्या इंडिया अलायंस को मदद करेंगे? मैं आपकी बात आप ये बताइए कि कांग्रेस और आज वाले बजट है, ये कुर्सी बचाओ बजट अच्छी लग रही है सिर्फ इसलिए आप जब सारी विचारधारा को खत्म करते हैं केवल कुर्सी पाने के लिए, तो वो वर्सेस बचाओ। सतीश के सिंह जी, ऐसा नहीं है कि सब कोई मतलब कुछ चीज आम जनता के लिए हुआ नहीं, लेकिन परसेप्शन विपक्ष ये कर रहा है कैंसर की दवाएं सस्ता हुई हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत राहत है जो बेचारे पीड़ित हैं। एक्सरे मशीन, सोलर सेट, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, सोना चांदी, प्लैटिनम तो पता नहीं बॉस कभी देखा नहीं, बिजली के तार, चमड़े का सामान, महंगा हवाई सफर, सिगरेट बहुत बढ़िया, सिगरेट तो मैं कहता हूं स्काई रॉकेट कर दो, स्काई रॉकेट कर दो, 1000 गुना कर दो। प्लास्टिक, पीवीसी, फ्लेक्स बैनर, पेट्रोकेमिकल, ये सब महंगा हुआ, यानी पेट्रोल आगे आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। नहीं ये बताइए। नहीं, मैं जरा सतीश जी से पूछ रहा हूँ आपके पास। अरे भाई सतीश जी को तो बोलने पैसा होगा ही नहीं, घर में राशन रखने का, राशन खरीदने का पैसा नहीं, सोना चांदी कौन खरीद लेगा जाके? क्या सस्ता कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है जब रोजगार है ही नहीं आदमी? 5000 रुपए का रोजगार दे रहे हैं आप और कह रहे नहीं 5000 रुपए का आप इंटर्न देना चाहते हो, कह रहे हो क्या सोना चांदी हमने सस्ता कर दिया यार? कमाल। ओके, पॉइंट टेकन। सतीश के सिंह जी, सतीश जी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ। देखिए मैंने ऐश्वर्या जी, दादा अरे भाई सुन तो लो यार। ऐश्वर्या जी, आपके शो में मैंने कहा था, हाँ दादा, आज से 2 दिन पहले जी, मुझे इसकी आहट दिखाई पड़ रही है कि बजट में कुछ अच्छा होगा। मुझे लोग समझते होंगे विरोधी या क्या समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये इस बजट को मैं ऐतिहासिक बजट कह रहा हूं। ये पहला बजट है, 40 साल से मैं भी बजट देख रहा हूं जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स आदि आदि पर यह पहला सिंगुलर एकदम जोरदार फोकस है। एम्प्लॉयमेंट का जोरदार फोकस है। ये आप कहेंगे कि ये 5-6 का बजट है। नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, नीतीश कुमार, नायडू, नौजवान नौकरी, लेकिन इसमें स्टैंड आउट करता है। मैं स्टैंड आउट मारता हूं। मुझे तो लगता था कि ये मोदी की गारंटी में चुनाव से पहले अगर ये रहता तो शायद 240 नहीं आता और 30-40 हजार करोड़ रुपए नीतीश जी वाला और नायडू जी वाला बच जाता। अब आप सोचिए, मैं पर्चा लेके आया हूं और उस पर्चे में क्या है कि भाई 2 लाख करोड़ जो है
2 लाख करोड़, अच्छा 4.1 करोड़ नौकरी के लिए, यानी 80 लाख नौकरी के लिए सालाना दिए जाएंगे। दूसरा 1.5 लाख करोड़ इसके अलावा ये स्किलिंग के लिए दिए जाएंगे, माने 20 लाख लोगों को स्किलिंग होगा। कम है वो भी। 5,500 कंपनियों में, भले आप कहिए कि पेज नंबर 30 से कांग्रेस के चुराया गया हो, लेकिन 500 कंपनियों को 5,000 रुपया जो सरकार देगी, सबको 1 करोड़ लोग, यानी 20 लाख सालाना, उन लोगों को आपको जो है इंटर्न्स रखने होंगे, चाहे उसको अप्रेंटिस कह लीजिए। भाई 10 लाख करोड़ का जो है, ये 10 लाख का ये एजुकेशन लोन है। 15,000 रुपया जो है, मैं देख रहा हूं कि भाई वेज सब्सिडी दी जाएगी। क्या आप इस सरकार से, जिसको कॉर्पोरेट सरकार, डबल एक ही सरकार कहते थे, उसमें आप ये उम्मीद कर सकते थे? तो ये क्या कोर्स करेक्शन नहीं है? और मैं ये कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, ये काम उनको 14 से लगातार करना चाहिए था। फिर भी मैं मानता हूं कि जो आज वेज, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और जॉब आदि के लिए उन्होंने किया है, ये विकसित भारत के लिए, ये समेकित भारत के लिए एक पहला कदम है, ये आधारशिला है। मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा ही नहीं। ओके, मत जाइए। ये बताइए सिंह साहब, 2014 से विकसित भारत की बात हो रही है। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी प्रत्येक साल। ये तो बोल दिया। नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या हुआ उनका? क्या हुआ? 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2014 में ये करना चाहिए था। भाई किया था, अरे भदौरिया साहब आपने सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ 2014 में करना चाहिए था, बीजेपी के नहीं मोदी के गारंटी में करना चाहिए था। इनकी गारंटी और इनकी बातों पे मत जाइए। मैं किसी, सुन लीजिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। अरे नहीं सुनेंगे, बोला था स्मार्ट सिटी, आज स्मार्ट सिटी बन गई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गंगा माँ को साफ करने की बात कब हुई थी? किस बजट में हुई थी? गंगा माँ साफ हो गई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। या नहीं, बुलेट ट्रेन बनाने की बात कब? अरे मैं जो हुआ उसकी बात कर रहा हूं, जो नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन बन गई क्या? सपना दिखा रहे हैं। अरे आपने हकीकत बताइए, आपने जो पहले बजट पास किए थे, बजट पेश किए थे, उसका क्या हुआ अभी तक? क्या धरातल पे आया है? वो सवाल हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट, स्किल और वेज और अरे कौन सी स्किल? कहाँ की स्किल? किधर की स्किल? हिसाब से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों करती है, इनका कोई स्किल इंडिया भी हुआ था, नहीं है, फेल हुआ। लेकिन आप बिहार के अंदर में लगातार पुल गिर रहे हैं, हमको और आप अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे आपके सहयोगी, अरे सुनो, रिलैक्स सुनो भाई, रिलैक्स, अरे सुन लो सिंह साहब, अरे आप कैसा ही, अरे टमाटर 120 आ रहे हैं मुझे, प्लीज, अरे सुन लीजिए ना सर, प्लीज रिलैक्स। अरे टमाटर खाइए आप खाली। ओके सतीश जी, you made your point. सतीश जी, you made your point. अपराजिता जी, शहजाद आ गए बीजेपी के। अनुराग जी, आप अपने सवाल पूछिए। शहजाद, फॉर अ चेंज, अगर आपके पास ऑडियो आ रहा है, सो सतीश जी इज बैकिंग द बजट। सतीश जी सेइंग, सतीश के सिंह जी सेइंग, भाई 40 साल में मैंने इतना अच्छा बजट नहीं देखा, और वो कह रहे हैं अगर इतना अच्छा बजट पहले आ गया होता तो भाई सरकार का रिजल्ट ही कुछ और होता। ये सतीश के सिंह जी कह रहे हैं। हाँ सतीश जी, मैंने आपका पॉइंट समझा। शहजाद, लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं भाई आप इंटर्न बनाने जा रहे हैं। शहजाद नहीं तो हर्षवर्धन जी आ रहे हैं उसके बाद। डॉन बनाया क्या सब? इनके हिसाब से इन्होंने तो केवल माफिया डॉन बनाए, तो इनके हिसाब से चलेंगे तो लैंड ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज के बजट में जो है, तो आपका ऑडियो आधा कट रहा है, आधा जा रहा है। मैं जानता हूं आप लास्ट मिनट में जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन आपका सिर्फ पहला शब्द सुनाई दे रहा है, फिर ऑडियो कट जा रहा है। शहजाद, आई विल कम बैक टू यू। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे। हर्षवर्धन जी, आपने सुना? जी दादा। ऐश्वर्य जी, मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं जी, और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कई बार जब बिना पढ़े लिखे या बिना समझे कोई किसी पर टिप्पणी करता है। ये पूरा बजट राहुल गांधी की पोस्ट के 3 बिंदुओं को आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। लंबे समय के बाद मुझे ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है। आप इसको समझिए, चुनाव के समय से कांग्रेस पार्टी एक्ट करती थी, बीजेपी रिएक्ट करती थी।
अभी कांग्रेस रिएक्ट कर रही है और कह रही कि अरे भाई हम यही करना चाहते थे, तुमने कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसको कह रहे हैं उसमें भी डबल ए जोड़ दिया, यानी बिना आधार के, और जबकि ढेर सारी दूसरी चीजें थी जिस पर वो आलोचना कर सकते थे। कोई भी बजट परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने जो जिसको कहते हैं ना कि एक अपना पूरा नैरेटिव चेंज किया है, जिस तरह से रोजगार को मेन स्ट्रीम लेकर आए, और उससे भी अलग अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरकार कह क्या रही है, ये सरकार अपनी उसी कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसी में बहुत साफ है कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक नौजवान उस पर काम नहीं करेगा, तब तक कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। 18 लाख करोड़ से 48,20,000 करोड़ का बजट हो गया पिछले 10 सालों में, कहां से हो गया ये? और कमाल की बात है, कह रहे हैं रोजगार हुआ नहीं, रोजगार बिल्कुल हुआ, लेकिन जिस तेजी में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नंबर एक, रोजगार बता दीजिए, हम भी जान जाएं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार बता दीजिए कहाँ है, चलें उधर ही चलते हैं। चाहिए क्वालिटी लेबर है। ग्राफिक्स अनुराग जी, हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी, रोजगार ओमकारेश्वर जी आ रहा है उसके बाद। कौन सी इंडस्ट्री लगी, रोजगार हो गया? आज की डेट में हालत है एक एक करके प्लेसमेंट हो जाता है। एक करके सर, वो स्काइप पे है, एक एक करके आप स्टूडियो में आप जानते हैं, एक एक करके। थैंक यू, बोलिए हर्षवर्धन जी। रोजगार बताइए कहाँ हो? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप, अभी मैं सुन रहा था अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे थे, क्या? अरे बताइए 5,000 दे रहे, अरे किसी पे भी यार बोलने लगते हो, कम से कम थोड़ा तो सोचा करो। नहीं, एक सेकंड सुनते दीजिए, उसके बाद रियल टाइम में मत न्याय था, उसके बाद बोलिएगा। और सरकारी खजाने से न्याय था, यहां सरकारी खजाने से उसको दूसरी तरह से हैंड होल्डिंग है। आप इंडस्ट्री का पार्ट बना रहे हैं। गिव हिम 500 कंपनियां अगर लोगों को एक बार रख लेंगी, वो एक बार इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा, तो वो रोजगार के लायक हो जाएगा, उसका स्किल सेट बढ़ जाएगा, वो ट्रेनिंग कर लेगा साल भर में, और उसके बाद उस उद्योग में वो बेहतर तरीके से फिट हो जाएगा। ओके हर्षवर्धन जी, ओके हर्षवर्धन जी, कोई काउंटर ये बताइए आपने ये तो बोल दिया को हम इंटर्न, लेकिन कौन है मॉनिटरिंग, कौन करेगा? जरा ये बता दीजिए, कैसे देंगे, कहां देंगे, कौन मॉनिटरिंग करेगा? जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी जो आज तक नहीं दिया, वही हाल होने वाला है क्या? कोई मॉनिटरिंग है उसके लिए? बताइए आप, कोई बनाएगी कुछ ऐसी, उन्होंने कुछ ऐसी कमेटी या कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया? एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। और मैं कह रहा हूं जो एमबीए ऑलरेडी किए हुए, नहीं एमबीए किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, यहाँ पे डिग्री लेके जो घूम रहे हैं 7 साल से 10 सालों से, उनका क्या होगा? 10 साल से जो घूम रहे हैं उनकी नहीं, उनकी नौकरी का क्या होगा ये तो बताइए। 10 साल से जो घूम रहे हैं अपनी डिग्री लिए, यहाँ पे लाखों लाखों करोड़ों बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है बताइए आप? मैं वही तो पूछना चाहता हूं। किसान की एमएसपी की गारंटी का क्या बताइए आप? बताइए, किसान अपने अनाज पैदा करेगा, उसकी गारंटी बिकने की क्या है? उसकी मार्केटिंग सेल्स की गारंटी क्या बताइए आप? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। ओके रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, अनुराग जी, मैंने आपकी बात समझी। एवरीवन ऑन एयर प्लीज, तैयारी करेगा। ओमकारेश्वर जी, एवरीवन ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। ग्राफिक्स ऑफ। एक सेकंड अनुराग जी, रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, मेरे को रियलिटी में समझाइए, रियलिटी में समझाइए, आपको प्रॉब्लम किस चीज से है? जनता को किस चीज से वंचित रखा गया है? क्या दावा है आपका? विपक्ष का क्या प्रॉब्लम है? विपक्ष ऐश्वर्या जी, देखिए मैं गांव से आता हूं। हाँ। आज आप कहाँ रहते हैं? आज यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जिस प्लास्टिक, अभी आप कौन से गांव से आ रहे हैं वैसे एग्जैक्टली? मैं अभी तो शहर में रह रहा हूं। बस ये क्लैरिटी कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। संबंध हमारे गांव से। सर, हम सब गांव से आते हैं, हिंदुस्तान में कोई मतलब लंदन से नहीं आता है सर। नहीं, एक आदि नेता होंगे जो आते जाते हैं लंदन, बाकी सब गांव से हो जाएगा। बीजेपी, आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज सब गांव से बराबर है। बीजेपी, चलिए दरवाजा लाइटर नोट, लेकिन मैं ये आप लोग जानते हैं सब। लेकिन आप पढ़ने शहर आ गए ना, हम लोग की पढ़ाई भी गाँव हुई है, हम लोग गाँव को समझते हैं। सर, मैं तो पैदा ही शहर में हुआ था, मेरे पिताजी। हाँ बोलिए। प्लास्टिक का दाम बढ़ाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। मेरा अनुभव ये कहता है कि गरीबों के पैर में जूता और चप्पल जो है वो प्लास्टिक का है, और वो 80% रबड़ का है सर वैसे। हाँ बोलिए। रबड़ प्लास्टिक को 12 एक ही है। एक नहीं है, बिल्कुल एक है सर। आप जाके देखिए प्लास्टिक के चप्पल। और मैं कहता हूं कि पहले गांव में लोग कहते थे कि एल्युमिनियम यदि खत्म हो जाए और प्लास्टिक रबड़ खत्म हो जाए तो लोगों के पैर से चप्पल खत्म हो जाए और घरों में बर्तन ना रहे। ये सच्चाई है। लेकिन आपने क्या बढ़ा दिया।
आपने जिस तरह से बात रखी ईश्वर जी, आज काबिले तारीफ है, आपने स्पष्ट रूप से रखा जिस तरह से टमाटर का दाम बढ़ाया गया। बिल्कुल सही। नहीं तो मैंने तो ये भी कहा, जबकि ये रेट आपके ये रेट मंडी के हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो कहा ना, आप यदि क्षेत्रों में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो कम हुआ है वो कम हुआ है। ये लेकिन आपका रेट जो है ये मंडी का रेट है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन आप यदि खुदरा मार्केट में जाएंगे तो टमाटर यदि 120 का आप रेट बता रहे हैं तो 140 में मिलेगा। बिल्कुल। यदि आप भिंडी यदि रेट आप 40-50 का बता रहे हैं तो 80 रुपए का होगा। नहीं यकीन है तो मेरे यहाँ चलिए, राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूं, 80 रुपए नीचे यदि भिंडी मिल जाए तो बोलिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपने कहा कि धनिया और मिर्चा डाल दे, धनिया सबसे कॉस्टली है सर, 300 रुपए किलो। अब रियलिटी बता रहे हैं। आपने कह दिया था कि धनिया और मिर्चा ऐसे दे देगा, कोई दुकानदार नहीं दे रहा है। तो क्या गरीबों के लिए ये सरकार ने क्या किया? और जिसको ऐतिहासिक बताया गया है अभी आपके इस डिबेट में, सतीश जी ने बताया 25 करोड़ रुपए का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया 9 साल पहले बिहार के लिए। ओमकारेश्वर जी बोले नहीं आ रहा। 125 करोड़ रुपए कौन बताएगा कि बिहार? सतीश जी एंड संजय जी, 1 वर्सेस 1 नाउ। 1,25,000 की घोषणा। अरे 1,25,000। सुनिए बोलिए सतीश, बोलिए सतीश। अरे जो नहीं किया था तो उसका फल भुगत गए ना, 240 आ गया। सुनिए अरे जो अच्छा किया गिव हिम 30 सेकंड को नहीं, गिव हिम 30 सेकंड। संजय जी पक्ष रखेंगे आप, बोलिए जी। आदत खराब है, पक्ष काहे लेना यार? संजय जी सुनिए। अरे मैं कह रहा हूं, 30 सेकंड मैं कह बात सुनिएगा तो सुन लीजिए। बोलिए। ये भी मोदी काल में है कि जब देश की 65% की आबादी युवा है, ये भी बात आई है सरकारी दस्तावेज में कि 50% कोई जॉब करने लायक ही नहीं है। अरे भैया कौन कह रहा है ये? सरकार के लिए नहीं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कह रही है, बीजेपी मान रही है कि देश के पहला पक्ष की बात ले। ओमकारेश्वर जी एंड हर्षवर्धन जी दोनों से। आप किसी को पक्षधर क्यों बता रहे? हर्षवर्धन जी अच्छा किया, बोलो अच्छा किया। हर्षवर्धन जी जो अभी आपने बिस्किट खाया है वो मैं, पूछिए। 1 सेकंड। हर्षवर्धन जी जो अभी आपने बिस्किट खाया है वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? हाँ। ओमकारेश्वर जी ऑन द अदर साइड। हर्षवर्धन जी जो अभी आपने बिस्किट चुपचाप साइलेंटली आपने जो खाया वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? पूछता भारत। नहीं देखिए, महंगा तो होना चाहिए, नहीं महंगा होगा तो भैया किसान को जिसने बिस्किट की या किसी चीज की कुछ फैक्ट्री लगाई है उसको कैसे मिलेगा? हम लोग चाहते हैं हमारी तो सैलरी बढ़ती रहे। अनुराग भदौरिया जी तो घुड़सवारी करते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते रहे, लेकिन जो बेचारा कुछ काम धंधा कर रहा है, जो सब्जी वाला है, फल वाला है, उसको वही मिलता है। अरे भैया वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो उसको कमाई कम होगी प्रभु, खरीदने वाले कम लोग होंगे। वो भी बाजार से महंगा खरीद के लाता है। एक बाजार से 120 का खरीद के लाएगा तो 125 का बेच पाएगा। अगर 50 का खरीदेगा तो 80 का बेच पाएगा। सोचिए वो रामकृपाल जी और हर्षवर्धन जी दोनों कितना फायदा होता। आप ओमकारेश्वर जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए क्योंकि वो स्काइप पे है इसलिए प्लीज। देखिए अभी सतीश जी ने जो कहा वो तथ्य है। सतीश जी देश जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उसमें से आधा नौकरी करने लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? टीवी चैनल पर चलता है ना कि सतीश जी ऑल्सो। अरे रोजगार देखे तो देखिए कि कहने लायक नहीं, इतना अपमान कर देंगे हमारे देश के युवाओं का कि नहीं जो ग्रेजुएट निकलता है आधा नौकरी करने लायक है ही नहीं। तो इसके मतलब कह दीजिए खड़े के मन से रोजगार देने की जरूरत नहीं है। आधा तो बेरोजगार नहीं, आधा तो लायक ही नहीं है। रोजगार कहाँ से बोला की बात कर रहे हैं? युवाओं की नहीं, युवाओं की क्रेडिबिलिटी पे देश। रामकृपाल जी आ रहा हूँ, सवाल उठा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे तो कह रहे हैं कि आधा जो ग्रेजुएट नहीं चलेगा, राजनीति नहीं करनी। मुझे तो देखिए प्रभु ओके रिलैक्स। सतीश जी आ रहा हूं भाई, सतीश जी का फेडर डाउन मत कर देना। वो नहीं है जिसने फर्जी डिग्री ले ली जो ग्रेजुएट हो गया नहीं। अरे कोई फर्ज, अरे सतीश जी क्या कह रहे हैं? ग्रेजुएट हो रहे हैं, अरे भाई कर रहे हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया जी आने का फायदा मत उठाइए। अनुराग जी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा है आने में, तो आप क्या बताओ ऑन एयर उसकी भरपाई करेंगे? रिलैक्स, आप नेता और प्रशासन में लीजिए। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ले रहे हैं अभी। रिलैक्स। ओमकारेश्वर जी एंड रामकृपाल जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खाइए, तब तक आप वापस आ रहे हो। ओमकारेश्वर जी अगली बार लेते आइएगा। ले, ओमकारेश्वर जी का फोन कट गया। शर्मा यही तुम करते हो हमेशा, इसीलिए ओमकारेश्वर जी नाराज हो जाते हैं। और अब ओमकारेश्वर जी 4-5 दिन डिबेट पे आएंगे, मेरे से नाराज हो जाएंगे। ओमकारेश्वर जी का नंबर पैच करो फटाफट। सतीश के सिंह जी यहां पे स्टूडियो में भी, और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सतीश के सिंह जी ने आज बिल्कुल साइड बदल लिया है, यू टर्न ले लिया। ये क्या हो गया? सतीश के सिंह जी, आर यू ऑन फैक्ट्स सर? क्या आप जब आप कहते हैं कि 40 साल में ऐसा एम्प्लॉयमेंट देने वाला बजट नहीं है, आर यू ऑन फैक्ट्स और आर यू इन्फ्लुएंस टुडे? सतीश जी। यस,
No. I am not influenced. I am telling you barely on facts. I am Sir, on facts. विजय जी आ गए। I am just saying that this kind of focus on employment, skill set, training, incentive, wage incentive, I have never seen in 40 years. त्रिपाठी जी से मुलाकात हो गई क्या आपकी? आई एम नॉट सेइंग कि वो उसी के चलते, बट एक और सच है ना, पिछले 10 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ 10 साल में। वो नहीं हुआ 10 साल में। विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं है। राम कृपाल जी आ रहा हूं। विजय जी आपका नेटवर्क चला गया था। विजय त्रिवेदी जी बोल दीजिए किस पक्ष में। पॉइंट टेकन सर। बोल दीजिए ओंकारेश्वर जी का भी ऑडियो जुड़ गया। ओंकारेश्वर जी, मैं 2 बार आया सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। विजय त्रिवेदी जी और ओंकारेश्वर जी ऑन एयर। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खा लीजिए, फिर वापस आ रहा हूं। थैंक यू। ओंकारेश्वर जी सर, आपका व्यू पॉइंट ऑन द बजट विद ग्राफिक्स। विजय जी और ओंकारेश्वर जी सर। ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात जनता की हो, देश की हो, तो उस पर उसी तरीके से देखना चाहिए। पार्टियों का एक दूसरे के प्रति आरोप और एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म और उसको डिफेंस देना, ये चलता रहेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ नोट करना चाहता हूँ कि ठीक है, चूँकि आंध्र की और बिहार की डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार की, तो उनको बजट दिया गया है। बजट नहीं दिया गया तो दिल्ली को, जिसने 7 लोकसभा सीट दिए, मध्य प्रदेश को जो बीजेपी रूल्ड स्टेट ही है 21 सीट दिए, छत्तीसगढ़ ने, और भी राज्य हैं जिन्होंने दिए, उनको देना चाहिए था। तो ये डिसबैलेंस तो हमें नजर आ रहा है। नंबर 2, जो इसकी बात हो रही है रोजगार की, सरकार ने ये महसूस किया कि रोजगार एक समस्या है और रोजगार के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप रोजगार बढ़ाएंगे नहीं तो सिर्फ इंटर्नशिप या इस तरह से एलोकेट कर देंगे कि इतना पैसा देंगे और वन टाइम, इंटर्नशिप इस देश में पहले से चल रहा है। फर्क इतना होगा कि आप उसको फंड कर देंगे थोड़ा सा, उससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर जो बढ़ने हैं, इसको नोट कीजिए कि जब तक हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI नहीं बढ़ेगा तो कहां से नए जॉब्स आएंगे। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो कितने जॉब पैदा कर लेंगी। एक गवर्नमेंट सेक्टर ने लगातार जो है अपने जॉब्स को कम किए हैं, वो उसको आपको रोकना पड़ेगा, कम करना, बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे अग्निवीर स्कीम थी, अग्निवीर स्कीम जो है इतनी चर्चा, इतना डिबेट, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, आप क्यों एडमेंट हैं उसको चलाने के लिए। जो जॉब की जरूरत फौजों को है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए पहले हो रहा था, उसको कंटिन्यू करते। तो आपको FDI बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी हालत बहुत खराब है। जो 5-10 साल पहले $45 बिलियन था, अब उसको बढ़ना चाहिए था तो वो 4 गुना नीचे आ गया है, $17 बिलियन पे रह गया है। तो आप जहां जहां लीकेज है ना, वहां रोकना पड़ेगा, और इस इंटेंशन के साथ कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे रोजगार में वृद्धि हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, और इसके साथ साथ जो उनके जो स्टार्टअप्स और ये दूसरी योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना, बीजेपी चर्चा बहुत करती है, लेकिन मुद्रा योजना में सबसे जो शिशु योजना है उसका, जिसमें 40-50 हजार रुपयों को लोगों को मिलते हैं, वो अधिकांश लोगों ने 70%, 69% से ज्यादा लोगों ने ले रखा है। तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि वाकई हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करें, लोगों तक सपोर्ट पहुंचे और लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके। इसमें जो है मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और इनोवेटिव होने की जरूरत है, पॉइंट टेकन सर, सिंसियरिटी के साथ काम करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। एक राम कृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हमने कोविड के समय में स्वास्थ्य के हालात को देखे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा फोकस और जाना चाहिए, उस पर और बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि उसमें कुछ बजट की कमी की गई है, और इसीलिए इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको जोर देने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और काम करना चाहिए। दैट्स इट। राम कृपाल जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माफी चाहता हूं, लेट आया आपके पास। राम कृपाल जी। नहीं, मेरा नहीं ऐश्वर्य जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये बजट का मामला है। आज हमको बजट पर मुझे लगता है कि समय का कोई सब्जेक्ट नहीं था। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग बात कर रहे हैं, बजट 1990 के पहले जिस तरह का था, आपको याद होगा कस्टम ड्यूटी 100% हुआ करती थी। मनमोहन सिंह ने एक ऐसा वो किया, वो दौर था नरसिम्हा राव का, जब बिल्कुल
जो 100% था उसको 5% तक ला दिया। तमाम कस्टम ड्यूटीज़ इस तरह से एक तरह ख़त्म हो गई। तो आधा बजट की शक्ति कि उसमें कोई और जैसा पहले होता था महंगे सस्ते बहुत ज़्यादा, अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जीएसटी आ गया, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन अब बजट और इसके हाथ में अब नहीं है। बजट आज की तारीख में बहुत एक सीमित चीज़ है, केवल जो बाकी जैसे फैसले होते हैं जीएसटी में है, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल डायरेक्ट टैक्सेशन और कुछ चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम देश के समग्र विकास की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल पहले हमेशा यह ध्यान रखिए कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहाँ से जब कोई बदलना शुरू करता है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है, सबकी आई है, 25 करोड़ लोग अगर 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो देखिए सिर्फ नौकरी को एक चीज समझते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, वही रोजगार नहीं होता। जितने स्टार्टअप्स हैं, अब आप ये सोच लीजिए कि मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ कि आज ही मैं सुन रहा था, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है रियल एस्टेट सेक्टर, सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है। 3 करोड़ अगर मकान बनने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, हाईवे जो बन रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतने मिलते हैं, तो वो देखिए उसका भी एक आंकड़ा आता है, और वो अलग होता है। इसमें मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया को यही तो दिक्कत है, जब ये ऊपर आ गया है तो धीरे धीरे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मिडिल क्लास में नहीं, देखिए बाकी लोगों को भी देखिए रामकृपाल जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, सतीश जी ने जो पॉइंट रखा वो ठीक है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं, उनका नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है। विजय सर, योर फर्स्ट कमेंट ऑन द शो, ग्राफिक्स ऑन। विजय जी। जी ऐश्वर्या, मुझे लगा कि मेरी सुनवाई सरकार की तरह आपके पास भी नहीं हो सर, ऐसा मत बोलिए सर, माफी चाहता हूं। नहीं, मजाक की बात है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बजट को लेकर बहुत चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से सबने की है। एक तो आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तो मैं तो इसको रिटर्न गिफ्ट समझता हूँ। अब ये सवाल होता है कि और लोगों को क्यों नहीं मिला। अब पार्टी में जो घर में साथ आते हैं उन्हीं को रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, तो शायद ये लोग साथ आए हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट सरकार ने दे दिया है आंध्र प्रदेश को और बिहार को। लेकिन 10 साल पहले अगर आंध्र प्रदेश को ये गिफ्ट मिल जाता तो 10 साल आंध्र प्रदेश को अमरावती का इंतजार नहीं करना होता, जो अमरावती डेवलप नहीं हुई। खैर, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मैंने राहुल गांधी साहब का वो देखा, ट्वीट देखा था, एक्स पर पोस्ट देखा था, और उससे पहले पवन खेरा साहब ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है या घोषणा पत्र है उसका कॉपी पेस्ट है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस ने अच्छा ही घोषणा पत्र बनाया होगा। अब यदि उसको भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार ने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो इसमें आपत्ति है क्या? यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो क्या आपके कॉपी पेस्ट को भी आप खराब मानते हैं? पहली बात है ना, तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि भाई हमारा घोषणा पत्र आपने कॉपी कर लिया लेकिन अच्छा नहीं बनाया बजट, तो कैसे ये कंट्राडिक्शन उसमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखती है कि ये बजट मोदी 3O जो है वो 2024 के नतीजों का रिफ्लेक्शन है। जो जिस तरह से रोजगार पर और युवाओं पर फोकस किया गया वो उन नतीजों को बताता है कि जिसको पिछले 10 साल से युवा रोजगार में को लेकर नाराज हो रहा था, नाराजगी बढ़ रही थी, और आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, लेकिन शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि नहीं मिला इसीलिए इतनी नाराजगी बढ़ी। और इस बार पहली बार में सरकार ने रोजगार पर फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। स्किल डेवलपमेंट में मेरा छोटा सा कहना है कि कौशल तो हो जाएगा, जो हमारे बच्चे लोग हैं उनका, एक मंत्री कुशल चाहिए उसके लिए, क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से कुशल मंत्री कौशल मंत्रालय के लिए नहीं मिला। कुशल मंत्री चाहिए कौशल मंत्रालय के लिए, इसकी तलाश करें। पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम ऑल। अनुराग भदौरिया से शुरुआत करें। काम करें और जो बातें सर अनुराग जी, देखिए जो बजट ये आया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के हित की इसमें एकदम बात नहीं हुई है कि ना उसकी। आपको लगता है बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, मैंने उनसे 2 ही सवाल पूछा, एमएसपी की गारंटी नहीं, दूसरा उनकी जो फसल होगी उनका लागत। आप वादा करते हैं अगर आपकी सरकार आई तो आप देंगे? तो किसानों के साथ हमेशा से खड़े हैं। नहीं, खड़े तो वो भी रहते थे जब वो विपक्ष में। सुनिए, विपक्ष में जो रहता है वो सबके साथ खड़ा रहता है, सत्ता में आने के बाद कौन किसके साथ खड़ा है के लिए बात पूरी जाए। देखिए भैया, किसानों के विरोधी आप मुझे ये बोल रहे हो आप सरकार में आओगे तो आप उत्तर प्रदेश को नहीं दोगे आप भी। महिलाओं का है, आम जनता का विरोधी है। ये इसने जनता का कोई ख्याल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस बजट ने हमको सपने दिखाने की बात की है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ओके, संजय जी।
एंडिंग कमेंट्स। बिल्कुल, मैं संजय मिश्रा जी, एवरीवन ऑन। मैं सहमत हूं और महिला, किसान, नौजवान इस बजट से बिल्कुल बाहर हैं और मैं कहता हूं कि मिडिल क्लास जिसे ख़त्म ही कर दिया ये सरकार ने 10 सालों में, बजट से भी उनको ख़त्म कर दिया है। मिडिल क्लास कहीं चर्चा ही नहीं है। जिस 10 करोड़ की एक अलग से मांग है ऐश्वर्या जी, मैं चाहता हूं यदि आपको अच्छा लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि जिस 10 लाख के छात्रों को लोन देने की बात और इसमें पीठ थपथपा रही है अपनी सरकार, क्यों शिक्षा पद्धति को, सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों को मिट्टी में मिला दिया गया है? क्यों नहीं सरकार उस खर्चे को उठाने पर तैयार रहे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए नहीं है। कुर्सी बचाओ बजट है और सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट के लिए बिल्कुल सत्ता के ओके, दैट्स योर पॉइंट। सतीश के सिंह जी, ओके संजय जी, अनुराग जी मैंने दिया आपको सबसे पहले। सतीश के सिंह जी, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ आरिफ, आज जोश में कुर्सी बचाओ बजट में 30,000 करोड़ का खर्चा है टोटल। 30-35 हजार करोड़। लेकिन जो अभी ओंकारेश्वर जी कह रहे थे कि सिर्फ इसके लिए क्या कहते हैं, इंटर्न से नहीं, अरे खाली सर अभी बीच में मत बोलिए, एंडिंग करोड़ खर्चा आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने 2 लाख करोड़। अरे ये देखिए ये जो लगता है मुझे क्या कि इस सरकार पर ये चिपक गया कि ये तो कॉर्पोरेट की सरकार है, तो उनको कॉर्पोरेट की सरकार जो चिपका है तो उसको इस बार धोने की कोशिश की है। अभी तक इतने देर में इतने हम लोगों ने बोला, किसी ने कॉर्पोरेट वर्ड का यूज नहीं किया। ये फर्क है इस बजट में और पुराने बजट में। ओके सर, विपक्षी के भी बोल बदले हुए। ओके सर, हर्षवर्धन जी नहीं, बिल्कुल मैं सतीश जी से सहमत। जो हेडलाइन चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हेडलाइन बन गई। रोजगार पर चर्चा हो रही है, 2 राज्य जो उनके साथ हैं जिसको कुर्सी बचाओ कहके, अब सोचिए जरा विपक्ष के लिए कितना बड़ा संकट हो गया। लगातार वो बोल रहे थे ये सरकार 2 दिन की मेहमान चाह से, नैरेटिव में भी विपक्ष कमजोर पड़ रहा है और जो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे वहां भी मुश्किल। ओके, ओंकारेश्वर पांडे जी। देखिए, पॉलिटिकल बातों को छोड़ दें, युवाओं को निराशा हुई है। नीट को लेके जितनी कुछ बातें हुई हैं उस पे कुछ स्पष्टता नहीं आई कि कैसे एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के, स्किल इंडिया के कार्यक्रमों को पहले भी देखा जा चुका है और जहां तक बड़े एलोकेशन की बात होती है, मैं उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हमने कोविड के समय 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट देखा था। वो आज जमीन पर आया होता तो बहुत कुछ सुधार हो जाता। तो इसमें अनाउंसमेंट में और जमीन पर इम्प्लीमेंट, ये मैं आपकी बात मानता हूं, बहुत बड़ा फर्क। ये मैं आपकी बात मानता हूं। इधर वाले भी उधर वाले भी अनाउंसमेंट बहुत बड़ा करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? सतीश जी सर अभी कैसे देंगे? विजय जी, रामकृपाल जी आपके पास लास्ट में आ रहा हूं। विजय जी ब्रीफली सर, अनाउंसमेंट सब करते हैं सर। ऐश्वर्या, आजकल सर हम देखते हैं जरूरी चीज, हेल्दी आदमी का एक क्षण बाद पता नहीं है, 10 साल 15 साल 5 साल बाद सर किसका क्या पता। लोगों को आज चाहिए जी। तो इम्प्लीमेंटेशन पर ये सरकार बहुत कामयाब नहीं रही है। जो योजनाएं पिछले 10 साल में की, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, वो नतीजे में भी दिख रहा है। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में आदमी के लिए, और हेल्थ इतना महंगा हो गया है कि जो आम आदमी है उसको इलाज कराना सबसे मुश्किल काम। आयुष्मान योजना में जो लोग कार्ड में आ रहे हैं वो 30 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, वो तो ठीक है, उनको फिर भी मिल रहा है। और आयुष्मान योजना में जो उम्मीद की जा रही थी कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को शामिल करेंगे, वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूं आयुष्मान योजना पर जोर देने का मतलब यह है कि हमारा सरकारी रामकृपाल जी सिस्टम कोलैप्स हो गया। रामकृपाल जी, जनता को अभी चाहिए बेसिक चीजें चाहिए। देखिए ऐश्वर्या जी, कोई भी फैसला हमेशा बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होता है, कोई कुछ कमियां होंगी, लेकिन हमेशा उद्देश्य देखना चाहिए। ये जो राहुल जी खटाखट कर रहे थे, उसको धीरे धीरे ये जनता तक पहुंच रहा है। और ये बजट इंक्लूसिव बजट है जिसमें मैक्सिमम लोगों की, मैंने हमेशा कहा, बॉटम ऑफ द पिरामिड से लेकर के मिडिल ऑफ द पिरामिड, उसका ध्यान रखा गया है। सर समय कम है, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा बहुत सिंपल तरीका है सर, हो सकता है आप समझे, आई एम टॉकिंग इन अ लेमैन्स टर्म, लेकिन 1000 रुपए लेके जाएंगे तो बजट से पहले क्या ला पाते थे और अब क्या ला पा रहे हैं। और हर्षवर्धन जी की लैंग्वेज में, हर्षवर्धन जी पहले कितने बिस्किट खा पा रहे थे और अब कितने, अभी बताया नहीं आपने हर्षवर्धन जी, वो कौन सा बिस्किट है जो आप चुपचाप खा रहे थे, महंगा हुआ या सस्ता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं
क्या असर पड़ता है इस बजट का, आप भी बताइएगा अपनी टिप्पणी करके republicworld.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।